वेलकम बैक टू ए के अकेडमी क्लास। ए के अकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज आप सबके लिए अच्छा ही गया होगा एग्ज़ाम। और अगर आप आगामी सीटेट की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। फ़िलहाल अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो एस्टेट को लेकर के होंगी, ठीक है। तो यदि आपका जो विषय है वो हिंदी है तो आप इस क्लास में अभी से ज्वाइन हो लें, क्योंकि हिंदी के लिए जो भी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो यहाँ पे इस चैनल पे आप सबको डेली आज से दी जाएंगी। हिंदी के लिए ये एस्टेट के लिए बिहार एस्टेट, ठीक है। और फिर केवीएस के लिए भी हम जल्द ही ये एसएसटी की क्लासेस लेके आ रहे हैं और पेडागोजी की भी क्लासेस यहीं पे केवीएस के लिए भी होंगी। तो चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे जो मित्र आपके एस्टेट की परीक्षा जो कि मार्च में होनी निर्धारित है तो होंगी, ठीक है। तो एक बार अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर और कोई बात किए हुए। तो पहला सवाल आपके सामने है। सवाल पहला है, अवधी बोली का कवि इनमें से कौन सा है? यह बताना है आपको। अवधी बोली का कवि इनमें से किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जायसी, ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी सी, ये उल्टा पुल्टा हो गया ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। थर्ड है सूरदास या फिर ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह। तो जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट जवाब क्या होगा। अवधी बोली का कवि इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो सही जवाब निकल के आया है वो है जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जायसी अवधी बोली के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो विद्यापति हैं, ठीक है, विद्यापति की बात यदि की जाए तो इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और इन्होंने कई सारी रचनाएं भी की हैं। पहले हम जायसी की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन पहले यहाँ पे जो हमने जायसी लगाया, जायसी के लेखन यानी कि रचनाओं की बात करें तो जायसी की जो रचना है काफ़ी फेमस रचना पद्मावत, शायद आप लोग यदि हिंदी से हैं तो आपको मालूम होगा। जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि और भी दो तीन और रचनाएं हैं। तो ये जो रचनाएं मैंने आपको बताया आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। यदि आप क्लास करने बैठे हैं तो पेन कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है। या फिर यदि आप वीडियो ही देखते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको ऐसे ही सारी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें पद्मावत का नाम आता है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, ठीक है। और चित्ररेखा भी है, हाँ चित्ररेखा, ये भी जायसी की ही रचनाएं हैं, ठीक है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा ये जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। और यदि ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है विद्यापति, विद्यापति की बात करें तो इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। और विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और धूप परिक्रमा, हाँ धूप परिक्रमा, ठीक है, और पुरुष परीक्षा, ये सभी विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। मैं एक बार और दोहरा दूं आप सभी को, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और इनकी जो प्रमुख रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रचना से भी संबंधित सवाल आपके एस्टेट में आएंगे, ठीक है। और ये जो सेशन है ये आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य से अभी मैं आपके बीच लेके आया हूँ, ठीक है। और सूरदास की बात करें यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, तो सूरदास को तो आप जानते ही हैं, क्या बताएं। चलिए, और गुरु गोविंद सिंह, सूरदास की कुछ रचनाएं हैं जो कि अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए हम गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात करें, जब आगे ध्यान में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे, शायद आप सब भी जानते ही होंगे। नहीं जानते तो आज से जान लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के
सिख धर्म के 10वें गुरु हुआ करते थे और खालसा पंथ की स्थापना यही गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि जाप साहिब है, खालसा महिमा है, अकाल उस्तर है, जफरनामा है, ये सभी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा तो हम अगले सेशन से क्या करेंगे ना कि रचनाओं के लिए अलग से एक और ये आपके लिए इसी में ऐड कर देंगे सेक्शन। ठीक है, ताकि आप लोग को देखने में भी बने। तो यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर मिल सकें। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय आपको इस क्लास में देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ या फिर ये वीडियो आप थोड़ा सा जल्दी में देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। और स्पीड कैसे बढ़ाना है ये सब बात तो आप पहले से ही जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बहुत से लोग आपको बता सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है? सवाल है, संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी अंक, ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी गड़बड़ हो गया। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों को देखिए और सही जवाब मैं आपको आपके देने के बाद बताता हूँ। ठीक है, आप ABCD मत देखिए, थोड़ा सा वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है शायद, तो इधर ध्यान दीजिए सवाल पे, और सवाल के जो 4 विकल्प हैं उस पे ध्यान दीजिए, ABCD छोड़ दीजिए। ठीक है, हम सवाल और सवाल के जवाब देखेंगे। ठीक है, तो संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है? हिंदी अंक, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, या फिर गुरुमुखी अंक, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए, दूसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ठीक है, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप आपको ध्यान में रखना है। अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है या प्रारूप के रूप में स्वीकृत है, अंतर्राष्ट्रीय। और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? यह आपको बताना है। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 30 जनवरी। जल्दी से बताएंगे। हिंदी को हिंदी को राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया था? फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सवाल का जवाब होगा, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और ये महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, उनके याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी तिथि है वो आपको बता दूं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 14 सितंबर यहाँ पे दिया गया है, यह आपको बताना है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी तो मैंने बताया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इजी सा सवाल था। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर की बात करें, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। ठीक है, 14 नवंबर की बात की जाए तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को जवाहरलाल का जन्म दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर की बात करें, 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। पहले उपराष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 5 अक्टूबर कहें तो विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर कहें तो शिक्षक दिवस।
ठीक है, दोनों में अंतर है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है, जो कि हमारे भारत के ही पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे और उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इन्हीं के जन्म तिथि को 5 सितंबर को, जो कि इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान में रखना है, आप लिख लें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? जल्दी से बताएंगे किस देश में हिंदी भी बोली जाती है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, फिजी, जापान, चीन। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा फिजी होगा, ठीक है, फिजी यहाँ पे सही जवाब होगा, फिजी। ओके, फिजी हमारा सही जवाब होगा। आपसे सवाल है, आपको बताना है अमेरिका, फिजी, जापान या चीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा फिजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड फिजी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फिजी में क्या बोला जाता है, हिंदी भी बोली जाती है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में क्या बोला जाता है, अंग्रेज़ी बोला जाता है, ठीक है, अंग्रेज़ी और स्पेनिश बोला जाता है अमेरिका में, ठीक है। यदि हम जापान की बात करें तो जापान में जापानी बोला जाता है और चीन में चीनी भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से। अगला सवाल, आप हिंदी का कवि कौन है? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदाऊनी या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ फैजी। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से हिंदी का कवि कौन है, यह सवाल है आपसे। और फ्रेंड्स आपको प्रत्येक सवाल के लिए थोड़ा सा समय मैं देता हूं और वो इस बार भी दूंगा, तो आप जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा अब्दुल रहीम खाना, या हाँ अब यही नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर से सेकंड के साथ चलेंगे। आप विकल्पों को मत देखिए, विकल्प यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया आज का पीपीटी तैयार करने में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। खाना यहाँ पे सही जवाब होगा। और यहाँ पे इनकी माता का नाम सुल्ताना था, अब्दुल रहीम खान खाना की माता का नाम सुल्ताना और पिता बैरम खां हुआ करते थे। प्रमुख रचना की बात करें यदि अब्दुल रहीम खान खाना की, तो दोहावली है और बरवे है, फिर नायिका भेद है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक है, हाँ रास पंचाध्याय भी है। ये सारी रचनाएं जो हैं अब्दुल रहीम खान खाना की है, ठीक है। और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं। फिलहाल इस सवाल का जो जवाब है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अगला सवाल आपके सामने है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह आपको बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1700, 1600, 1800 या 1900 में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, सबसे पहली बात कि फोर्ट विलियम कॉलेज आखिर स्थापित ही किस लिए हुई थी, क्या जानते हैं आप? चलिए तो पहले इसकी स्थापना देख लें। तो जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। डेट था 10 जुलाई को जो है 10 जुलाई 1800 में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, मतलब जब भारत ये ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था उस समय में ही लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अब इसकी स्थापना किस लिए की गई थी यदि इसकी बात की जाए तो सिविल जो सेवा में जो भर्ती हुआ करते थे लोग, उन सिविल सेवा में भर्ती हुए लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु, ट्रेनिंग देने हेतु इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। यदि आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बार सभी लोग उपस्थिति के तौर पे कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। चलते मिलते हैं अगले सवाल से और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती? सवाल है इनमें से कहाँ हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती? रूस, मॉरिशस, म्यांमार या फिर सूरीनाम। जल्दी से बताएंगे, ये सारे देश के नाम हैं। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। रूस
यहाँ पे सही विकल्प होगा कि रूस में जो है बिल्कुल भी ये हिंदी नहीं बोली जाती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चलेंगे। ओके, यहाँ पे हिंदी कहाँ बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, तो रूस में एकदम हिंदी नहीं बोली जाती। और मॉरिशस की बात करें तो अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषी ही हैं, ठीक है। और म्यांमार की भाषा तो बर्मा या बर्मी म्यांमार में बोला जाता है, ठीक है। रूस में रूसी बोला जाता है। सूरीनाम की बात करें तो यहाँ पे डच भाषा, सूरीनाम में डच भाषा लोग बोला करते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों को लिख लेंगे कि रूस में जो है बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोली जाती। और मॉरिशस में क्या बोला जाता है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अंग्रेज़ी। और स्कूलों की जो भाषा है, स्कूल में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वो फ्रांसीसी भाषा भी यहाँ पे मॉरिशस के लोग स्कूलों में, विद्यालयों में उपयोग में लाते हैं। और म्यांमार की बात की जाए तो यहाँ पे बर्मा या बर्मी भाषा म्यांमार में बोली जाती है। और सूरीनाम में अधिकतर जो भाषा है वो डच है, ठीक है, डच भाषा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। यह आपको बताना है कि मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 25, ठीक है। 25 यहाँ पे ध्यान में रखना है। कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि मानक भाषा हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, ठीक है। 5 बोलियां हैं कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और तो उस 5 बोलियों में यदि बात की जाए तो खड़ी बोली, हरियाणवी, व्रज, कन्नौजी, बुंदेली आती है, ठीक है। वो यहाँ पे उससे तात्पर्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चलेंगे 25। ओके, अगर आप में ऑप्शन नहीं रहे सवाल में तो आप 5 के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि वो वहाँ पे यही पूछा गया होगा। मानक भाषा हिंदी के अंतर्गत जो भाषाओं की जो उपभाषा है, कहीं कहीं उपभाषा करके देता है, तो वो है 5, ठीक है। या बोलियां, भाषा नहीं बोलियां, ठीक है। तो वो 5 हो जाएंगे, खड़ी बोली, हरियाणवी, व्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोलियां सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही। अवधी, खड़ी बोली, व्रज भाषा या बुंदेली। जल्दी से आंसर करेंगे। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा व्रज भाषा। ओके, व्रज भाषा ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे, व्रज भाषा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है। जल्दी से बताएंगे। कोंकणी, गढ़वाली, कुमायूनी या फिर नेपाली। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स किसका राइट जवाब क्या होगा। इनमें से कोंकणी इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कुमायूनी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। जल्दी से बताएंगे। 8, 3, 5 या 4। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 5, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो है 5, ध्यान में रखिएगा। और 5 कौन कौन सी बोलियां हैं यह भी मैं आपको लिखवा दूं, आप लोग लिख लीजिए। अभी जो मैंने बोला था वो था पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, व्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे। लेकिन अगले सवाल पे जाने से पहले ये जो खड़ी बोली है, आखिर खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, कहाँ पे बोली जाती है? क्या आप क्षेत्र जानते हैं? नहीं जानते तो लिख लीजिए। रामपुर, मेरठ, बिजनौर,
ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अपने क्लास का अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे कुछ डेट छूट रहा है। सितंबर, हाँ 14 सितंबर था। क्या पीपीटी आज बना है। ठीक है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। संविधान दिवस, हिंदी दिवस, महिला दिवस या बाल दिवस? जल्दी से बताएंगे कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चलेंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे संविधान भी दिया गया है, संविधान दिवस, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो संविधान दिवस मनाया जाता है ना, इसे 2015 से पहले कानून दिवस नाम था इसका। संविधान दिवस का 2015 से पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो कानून दिवस नाम हुआ करता था। 2015 के बाद से 26 नवंबर को ये संविधान दिवस नाम कर दिया गया। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। उससे पहले 8 मार्च, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेज में महिला दिवस मनाया जाता है। और महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। जो महिलाओं ने क्या अहम योगदान दिए हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, तो उनको मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाता है प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक मिनट, और कुछ छूटा क्या? हाँ, बाल दिवस। बाल दिवस की बात की जाए तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू का जन्म तिथि, ये बाल दिवस, ठीक है, ये कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस यदि पूछा जाए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उससे पहले एक सवाल जो कि पीछे आ चुका, और 1 मिनट देंगे मुझे। ये सवाल, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है, यह सवाल था। और इस सवाल का जवाब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आप कर लेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोंकणी। यहाँ पे इस सवाल का जो जवाब होगा वो यही होगा, कोंकणी होगा। ओके, चलते हैं अपने क्लास के। मुझे याद आया कि इसका जवाब ये नहीं, ये होगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। ये है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी भारत की राजभाषा है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, हिंदी भारत के बहुसंख्य लोगों की भाषा है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हिंदी समग्र भारत में बोली जाती है। ये गलत है, मतलब असत्य है। ठीक है, असत्य है। हिंदी भारत की राजभाषा है, यह सही था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यह भी कुछ हद तक सही है। लेकिन हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, हिंदी भारत के बहुसंख्य लोगों की भाषा है, ये ठीक है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 18, 10, 8 या 15? जल्द से सवाल का जवाब देंगे। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा, जल्द से आप देंगे, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम अप हो चुका है और आपको जो बताना था सही जवाब वो होगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चलेंगे। हिंदी के अंतर्गत कुल जो बोलियों की संख्या है वो है 18। ठीक है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। आपको लिख लेना है कहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं।
हिंदी भाषा की हिंदी जो भाषा है उसकी 5 उपभाषाएं हैं या बोली है कहिए, तो वो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे, और इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 18। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? त थ दंत व्यंजन है, सही है क्या? या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है? ये तो फिर सत्य नहीं है पूछ रहा है ना, यही तो गड़बड़ हो गया। और श और श, तालब श, ये दोनों जो श हैं, ये दोनों श क्या ऊष्म ध्वनियाँ हैं? या फिर अगला प और फ ओष्ठ व्यंजन है? जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे सत्य नहीं है कौन सा विकल्प, और विकल्प कह रहा है कि मैं सत्य यहाँ पे नहीं हूँ। तो चलिए, और आपको यदि क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मित्रों के बीच ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, यदि आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सवाल पे आते हैं, और इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी व्यंजन आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी व्यंजन आप बोलिए, जैसे कि क आपने कहा, प कहा, च कहा, तो उसमें अ, पहले ये बात आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्वर और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, जो बिना व्यंजनों के सहायता लिए उच्चरित होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या, स्वर मतलब जिसमें कि व्यंजन शामिल ना हो उसे स्वर कहते हैं उच्चारण में। ठीक है, और आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको क्लास बेसिक से ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि स्वरों की संख्या जो है कुल 11 है। ठीक है, और टोटल यदि वर्ण पूछा जाए तो वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, वर्ण की संख्या है 52 और स्वर की संख्या है 11। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको याद, मतलब ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये जो श है दोनों, ये क्या है ऊष्म ध्वनियाँ हैं, ये भी सही है, और प और फ ये भी ओष्ठ व्यंजन ही है, और त थ ये दंत व्यंजन ही है। ठीक है, व्यंजन कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखते हैं। इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है, यह आपको बताना है। देवनागरी, फारसी, रोमन, गुरुमुखी। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा देवनागरी। और देवनागरी की बात की जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवनागरी की यदि बात की जाए तो देवनागरी जो भाषा है इसका जो विकास है वो ब्राह्मणी से हुआ है। और ब्राह्मणी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती है, मतलब संस्कृत की जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है, और इसी ब्राह्मणी लिपि से इसका देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और वे देवनागरी लिपि में कौन सी लिपि लिखी जाती है, कौन सी भाषा लिखी जाती है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हिंदी। ठीक है, और गुरुमुखी जो आप देख रहे हैं, गुरुमुखी, यहाँ पे पंजाबी जो भाषा है ना वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। रोमन की बात करें तो रोमन अंग्रेजी की जो लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि, वो रोमन लिपि है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है, ये फिर से आ गया वही ऊष्म, अभी तो आपको बताया था मैंने। चलिए जल्द से बता देंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा, आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चलेंगे, ये ऊष्म ध्वनि है या ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह आपको बताना है कि कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। अक्ष, त्र, श्र, त्र। जल्दी से बताएंगे किसका राइट जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स,
यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को एक बार शेयर ज़रूर करेंगे अपने मित्रों के बीच, और साथ ही यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिलहाल हम सवाल पे आते हैं, और सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड सही जवाब होगा, यानी कि जो री है, री, ठीक है, री फॉर ऋषि। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, वैसे व्यंजन, ठीक है, जो कि दो ध्वनियों के मिलने से बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या संयुक्त ध्वनि भी आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अक्षर की बात की जाए, अक्षर की बात की जाए तो इसका जो निर्माण होता है वो इससे होता है क हलंत धन श से, ये इससे अक्षर का निर्माण होता है। त्र की बात की जाए तो त्र में भी हम देख लें तो ये त हलंत धन र, ये इससे त्र का निर्माण हुआ है। और यदि हम बात की जाए ज्ञ की बात करते, ज्ञ, तो ज्ञ की बात यदि हम करते तो यहाँ पे ज हलंत धन य से क्या हुआ है? ज्ञ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें, श्र को भी देख लें तो श्र जो है, ये श्र, इसका जो निर्माण हुआ है श हलंत धन किससे? श्र, तो श हलंत धन र, ये श्र का निर्माण हुआ है। तो ये सारी बातें आप लिख लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।